राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेवाड़ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 30 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जारी की थी, जिसमें आपकी राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति थी। इस और भी बहुत सारी नीतियां थी, जिस प्रकार से आपके AIML नीति थी और कुछ महत्वपूर्ण नीतियों में भी संशोधन किया गया था। तो उन नीतियों से आने वाले एग्जाम में आपके आरपीएससी और जो आपका बोर्ड है RSSB, ये प्रश्न बनाने की संभावना बनती है। तो जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन नीतियों को हमें अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, उन नीतियों को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो जो 30 दिसंबर 2025 को जो महत्वपूर्ण निर्णय आए थे उन निर्णयों से संबंधित रहने वाली है। तो इस वीडियो को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। पहली जो नीति जारी की गई थी वो नीति थी आपके राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। इस नीति को मंजूरी मिल जाती है, मंत्रिमंडल की इस नीति को मंजूरी कब मिलती है? तो मंत्रिमंडल की जो मंजूरी मिलती है इस नीति को, वो मिलती है आपके 30 दिसंबर 2025 को। डेट याद रखना, 30 दिसंबर 2025 को जो राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति है इस नीति को क्या मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 मंजूरी मिलती है आपके 30 दिसंबर 2025। तो इसमें क्या क्या इसका नीति का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य देख लेते हैं। जो भी वाहन है आपको, जो भी आपके खराब वाहन है या 15 साल से पुराने वाहन है, उन वाहनों को अयोग्य और जो प्रदूषणकारी वाहन है उनको चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से उनको क्या किया जाना है, उनको नष्ट किया जाना है। ठीक है, इन वाहनों को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप उनको क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, जिससे क्या हो, पर्यावरण प्रदूषण भी कमतर हो, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण हो। सड़क सुरक्षा में सुधार करना और वायु प्रदूषण को कम करना भी इसका लक्ष्य है। जिस प्रकार से राजस्थान में सड़क दुर्घटना हो रही है वो इसी को देखते हुए राजस्थान में, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली NCR की बात करें या राजस्थान के अलवर और जयपुर में भी जो प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए और सड़क सुरक्षा में जो दुर्घटना हो रही है, सड़क दुर्घटना से को देखते हुए ये नीति लाई गई है। ठीक है, तो याद रखना ये नीति बजट 2025-26 में, बजट 2025-26 थी उसमें भी इस नीति का जिक्र किया गया था। तो बजट 2025-26 में इस नीति का क्या गया था, इस नीति का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो बजट 2025-26 में कहा गया था कि हम इस प्रकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति लाएंगे। इससे पहले वाहन स्क्रैपिंग नीति भी आ चुकी है, वो आई थी आपके 2022 में आई थी, इसको भी आपको याद रखना है। किन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, अब स्क्रैप तो किया जाएगा लेकिन किन वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा वो भी इसमें दिखाया गया है। तो बताया गया है इस नीति में कि जो 15 साल से अधिक पुराने वाहन है, जो फिटनेस पंजीकृत या पंजीकृत नहीं है जिन वाहन का, उनको भी नष्ट किया जाएगा इसके तहत। इसके अलावा जो आपके क्षतिग्रस्त वाहन है, नीलामी में खरीदे गए जो कबाड़ वाले वाहन है, उनको भी क्षतिग्रस्त किया जाएगा, यहाँ पर स्क्रैप किया जाएगा। और जो स्वेच्छा से जो स्क्रैप हेतु जो वाहन देते हैं उनको भी क्या किया जाएगा, इसमें स्क्रैप किया जाएगा। ठीक है, स्क्रैपिंग प्रक्रिया क्या होगी, तो स्क्रैपिंग प्रक्रिया की बात करें तो RVSF, ठीक है, RVSF को बढ़ावा दिया जाएगा। RVSF क्या होता है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग जो सुविधा है इनकी स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान में RVSF को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा इस नीति के तहत। कौन सी नीति, राजस्थान की जो स्क्रैपिंग नीति आई थी इसमें। क्यों दिया जाएगा बढ़ावा, क्योंकि और इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा इसको और पारदर्शी भी बनाया जाएगा। ठीक है, पारदर्शी और बढ़ावा क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये स्क्रैपिंग की सुविधाएं राजस्थान में अभी तक मात्र बहुत ही कम जिलों में इस प्रकार की स्क्रैपिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, और चलते हैं। तो इस नीति को डिजिटल और पारदर्शी और ट्रेस योग्य होगी। क्यों, क्योंकि जो लोग होते हैं बहुत सारे जो क्या करते हैं, जो कबाड़ वाले वाहनों को भी जो पुनः उपयोग करते हैं, जो कबाड़ वाले वाहन होते हैं, जो आपके प्रदूषण फैलाने वाले वाहन होते हैं, उनको जो कबाड़ वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कम रुपए में बेच देते हैं और उनका पुनः उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा और इसको पारदर्शी भी बनाया जाएगा। अगला आता है कि प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जो भी कार का जो मालिक है उसको 2 प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कौन कौन से प्रमाण पत्र होंगे, एक तो आपका COD प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जब आप डिपॉजिट कराएंगे कार को, अपने वाहन को आप डिपॉजिट कराएंगे तो आपको एक आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र का नाम है COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके अलावा एक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग। ठीक है, CVS प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब ये प्रमाण पत्र काम कहाँ आएंगे तो वो भी देख लेते हैं। जब आप जो COD प्रमाण पत्र के आधार पर जब भी कोई कार का मालिक, जो भी वाहन का मालिक नया वाहन खरीदेगा तो राजस्थान सरकार के जो टैक्स होता है या सरकार का जो टैक्स होता है उसमें 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो जो COD वाहन, जो आपका COD सर्टिफिकेट होगा, COD जो आपका प्रमाण पत्र होगा, उसके आधार पर जो मालिक जो है, जो COD प्रमाण पत्र धारक है, वो अगर कोई नया वाहन खरीदेगा तो राजस्थान सरकार के जो टैक्स लगता है उस टैक्स में कितनी % की छूट दी जाएगी, उस टैक्स में आपको 50% की छूट दी जाएगी।
अगर पैसों की बात करें तो पैसों में अधिकतम कितनी छूट दी जा सकती है, अगर रुपयों की बात करें तो रुपयों में अधिकतम छूट होगी वो आपके 1 लाख रुपए तक होगी, ठीक है। तो रुपयों में अधिकतम जो छूट होगी वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए तक की होगी। और परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। जो भी अधिकतम हो वो दी जाएगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को पुराने वाहन स्क्रैप कर नए वाहन साफ सुथरे वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो इसमें जो जो इस प्रकार की जो छूट दी जाती है और 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, तो जो नागरिक है वो इसके लिए प्रोत्साहित होंगे और अपने पुराने वाहनों को क्या कराएंगे, स्क्रैप कराएंगे और नए साफ सुथरे वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्क्रैप वाहनों का प्रबंधन किया जाएगा। स्क्रैप वाहन को चेसिस नंबर जो आते हैं, जो वाहन के जो नंबर आते हैं, जो आपके प्लेट पर नंबर आते हैं, ये नंबर जो होंगे 2 साल तक होंगे, ठीक है। तो जो संसाधन करता है, यहाँ आपके स्क्रैपर है उसके पास ये नंबर रहेंगे 6 महीने तक रहेंगे, ठीक है। तो आरपीएससी इस प्रकार के स्टेटमेंट में प्रश्न दे सकती है, जो चेसिस नंबर होंगे वो वाहन जो आपके स्क्रैपर करता के बाद या संशोधनकर्ता के पास कितने समय तक रहेंगे, तो संशोधनकर्ता के पास वो 6 महीने तक रहेंगे। इसके बाद जो आपके 6 महीने बाद आपका संशोधनकर्ता जो डीटीओ को ये नंबर भेज देगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट जो अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को ये 6 माह बाद जो संशोधन करता है, जो स्क्रैपर है वो नंबर दे देगा, ठीक है। तो डीटीओ के पास ये नंबर कितने महीने तक रहेंगे, तो डीटीओ के पास ये नंबर रहेंगे 18 महीने तक सेव रहेंगे। तो 2 साल तक मिल मिला के बात करें, 18 और 6 कितने हो गए, 24 महीने, यानी कि 2 साल तक जो आपके जो नंबर होंगे, नंबर प्लेट होंगे, नंबर जो कट पीस होगी वो क्या होगी, सेव रहेगी। 6 महीने तक के लिए तो आपके लिए स्क्रैपर के पास रहेगी और आपके बाकी का 18 महीने तक के लिए किसके पास नंबर रहेंगे, तो वो नंबर रहेंगे आपके स्क्रैपर के, उसके डीटीओ के पास, ठीक है। अगला आ गया निवेश को प्रोत्साहन। इसके तहत आपके जो स्टार्टअप्स होंगे, निवेशकों को भी इसमें क्या दिया जाएगी, इस नीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। 20 शुरू की जो 20 इकाई है, ध्यान रखना, शुरू की जो 20 स्क्रैपिंग यूनिट स्थापित होगी उसके लिए पूंजी निवेश पर भी सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान में जो अब इस नीति के बाद लागू होने के बाद शुरू में जो 20 जो आपकी क्या की जाएगी, शुरू में 20 जो स्क्रैपिंग यूनिट्स बनाई जाएगी, उसमें के तहत हम देखेंगे तो वहाँ पर पूंजी निवेश में भी उन 20 शुरू की जो 20 नीतियां होगी उनको क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इस समय राज्य में जो कर होता है, जो टैक्स होता है, उसमें भी छूट दी जाएगी, ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी और आपकी बिजली जो शुल्क होता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है, उसमें भी क्या दी जाएगी, उसमें भी छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, ठीक है। तो लाभ क्या क्या होंगे, तो प्रदूषण कम होगा इससे, और क्या लाभ होगा, तो आपके सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। तो इस प्रकार के क्या होंगे, इसमें बहुत सारे लाभ भी होंगे इस नीति के, ठीक है। कोई भी नीति होती है तो वो लाभ के उद्देश्य से ही लाई जाती है। समग्र रूप से यह नीति इस राज्य में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आधुनिक, सुरक्षित और ग्रीन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी, ठीक है। तो मिला के क्या होगा, राज्य में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो क्या बनेगा, आधुनिक बनेगा, आधुनिक के बाद में सुरक्षित होगा, सड़क सुरक्षा में क्या होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा। इसके अलावा जो ग्रीन होगा, जो आपके पर्यावरणीय तरीके से भी क्या होगी, ये नीति अनुकूल होगी, ठीक है। तो नए वाहन होते हैं उसमें प्रदूषण कम होता है, तो ये नीति जो होगी पर्यावरणीय तरीके से अनुकूल होगी। तो ये नीति जो थी आपके, इससे आरपीएससी स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बना सकती है और बोर्ड का भी जिस प्रकार से पैटर्न बदला है वो भी इससे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक नीति आगे आएगी, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एआई जो एमएल नीति है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एमएल मशीन लर्निंग जो आपकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, जो ये नीति है पॉलिसी 2026, ये इसका भी क्या हुआ है, इसको भी अनुमोदन हुआ है, ठीक है। तो इसका अनुमोदन या इसको मंजूरी कब मिलती है, इसको भी मंजूरी मिलती है आपके 30 दिसंबर 2025 को एआईएमएल नीति 2026, इसको भी क्या मिल जाती है, मंजूरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये नीति कुछ ज्यादा खास है नहीं है। राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 को मंजूरी देती है। ये नीति प्रदेश को निवेश और नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सहायक सिद्ध होगी, ठीक है। तो राजस्थान में जो आपके पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से एआईएमएल की मार्केटिंग हो रही है, जिस प्रकार से एआई अपने आप को आगे बढ़ा रही है, तो राजस्थान सरकार ने भी इसी दिशा में एआईएमएल के माध्यम को क्या आगे बढ़ाने के लिए ये नीति जारी की है, ठीक है। तो इस नीति के तहत एक बार आपके एआई आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ सेंटर बनाएगा, ठीक है। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये बनाया जाएगा और संभवतः है कि ये कहां पर बनेगा, संभवतः ये आपके जयपुर में बनेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्रत्येक विभाग में एक एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान के जो प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 चीजें ये होगी। और तीसरी होगी आपके स्कूल, आईआईटी, कॉलेज आदि में भी एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके एआई शिक्षा के लिए ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो एआई का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3-4 चीजें आपकी एआई पॉलिसी में ध्यान रखनी है, ठीक है। एआई से जुड़ी पहल
करने पर प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की जाएगी। कोई एआई से जुड़े, एआई से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एआई से रिलेटेड कोई भी, तो उसको भी क्या की जाएगी, उसके प्रोत्साहन के लिए भी उसमें क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये जो एआई नीति है इसमें भी आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये, और एक आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाला, ये आपके क्या बन सकते हैं, एआई नीति से रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन सकते हैं। दोनों नीतियां लागू कब होती है? लागू होती है आपके 30 दिसंबर 2025 को। जो ये वाली नीति आती है आपकी राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत वाली, ये नीति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस नीति को आपको जरूर देख लेना। ठीक है, पहली जो नीति थी आपकी स्क्रैपिंग वाहन नीति, उसके अलावा जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट नीति है 30 दिसंबर को लागू होती है, उसमें आती है आपकी संशोधन लागत। रिफाइनरी वाली जो संशोधन लागत वाली नीति है, ये भी क्या हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नई लागत, इसमें क्या संशोधन लागत को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL की संशोधित परियोजना लागत अब कितनी हो जाएगी, 79,459 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी एआई जो आपकी लागत है रिफाइनरी की लागत, वो हो जाएगी आपके 79,459 रुपए। ठीक है, 79,459 करोड़। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसकी लागत हो जाएगी। वर्तमान लागत, सबसे पहले लागत कितनी थी वो भी देख लेते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले ये रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित है, तो ये रिफाइनरी आपके स्थापित है पचपदरा बाड़मेर में स्थापित है। तो ध्यान रखना ये रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित है, तो HRRL की तरफ से जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, वो आपके पचपदरा बाड़मेर में है। ठीक है, क्षमता कितनी है, इस रिफाइनरी की जो क्षमता है वो 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक है। ठीक है, तो इस रिफाइनरी की जो क्षमता है वो कितनी है, तो इस रिफाइनरी की जो क्षमता है वो है 9 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक। ठीक है, तो क्षमता याद कहाँ पर है, ये याद रखनी है। संशोधित लागत कितनी है, ये याद रखनी है। और प्रारंभिक लागत कितनी थी, ये भी आपको याद रखनी है। जो पहली बार जो संशोधन हुआ था उसकी लागत कितनी है वो भी याद रखनी है। कितनी बड़ी ये भी याद रखनी है। राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है वो भी याद रखनी है। और आपकी HPCL की हिस्सेदारी कितनी है वो भी याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपकी नीति है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं आगे, एमओयू को बहुत है, तो एमओयू को बहुत है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार और HPCL जो आपकी कंपनी है, इन दोनों के बीच होता है 18 अप्रैल 2017 को। 18 अप्रैल 2017 को इसके लिए क्या होता है, एमओयू होता है। ठीक है, इस रिफाइनरी के लिए आपके HPCL और राजस्थान सरकार के बीच 18 अप्रैल 2017 को क्या होता है, एमओयू होता है। ये पूरी जो एमओयू की जानकारी है, इस पूरी नीति की जानकारी आपके सुजस में दी गई थी। ठीक है, तो इस पूरी जो नीति की है वो जानकारी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी सुजस में आई है। तो सुजस वाली जो न्यूज़ होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एमओयू के बारे में भी दे रखा है कि राज्य सरकार और HPCL के बीच में जो एमओयू होता है वो होता है 18 अप्रैल 2017 को। कब होता है, 18 अप्रैल 2017 को एमओयू होता है। इसके बाद जो प्रारंभिक जो अनुमानित लागत थी वो कितनी थी, तो प्रारंभिक जो अनुमानित लागत थी वो थी आपके 43,129 करोड़ रुपए। ठीक है, तो प्रारंभिक जो लागत थी कितनी थी, वो थी आपकी 43,129 करोड़ रुपए। ठीक है, तो प्रारंभिक की अनुमानित लागत कितनी थी, प्रारंभिक जो अनुमानित लागत थी वो आपके लिए थी 43,129 करोड़ रुपए। ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 को इस परियोजना को क्या किया जाना था, पूरा किया जाना था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2022 तक इस परियोजना को पूरा किया जाना था। तो प्रथम जो संशोधन किया गया था इसकी लागत में वो कब किया गया था, तो आपके जब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे 2 जून 2023 को, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तब इस परियोजना की को पहली बार लागत को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 72,937 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 72,937 करोड़ रुपए कर दिया गया था, 72,937 करोड़ रुपए। सबसे पहले कितनी थी, सबसे पहले थी आपके 43,129 करोड़ रुपए, सबसे पहले थी 43,129 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद में जो इसमें क्या किया गया, उसके बाद में इसमें संशोधन किया जाता है। तो प्रथम संशोधन होता है 2 जून 2023 को। गहलोत जी जब क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तब ये कितनी बढ़ाई जाती है, ये आपके 43,000 से 72,937 करोड़ कर दी जाती है। और वर्तमान में जब ये इसकी कितनी कर दी जाती है, वर्तमान में ये लागत हो जाती है आपके 79,459 करोड़ रुपए। ठीक है, 79,459 करोड़ रुपए। तो 43,000 से फिर 72,000 होती है, और 72,000 से अब कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 79,000। ठीक है, और देखते हैं आगे। तो द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव भेजा जाता है, तो आपके HRRL के द्वारा राजस्थान जो आपकी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो आपकी HRRL है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, 24 जुलाई 2025 को राज्य सरकार को द्वितीय संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक है, तो HRRL के द्वारा 24 जुलाई आपकी
जुलाई 2025 को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है कि जिसमें दूसरी बार भी क्या किया जाना है, इसकी लागत में संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्ताव का जो मूल्यांकन राज्य सरकार जब ये प्रस्ताव भेजा जाता है तो राज्य सरकार देखती है कि बार बार इसमें पैसे किसमें चाहिए, तो राज्य सरकार इसके प्रस्ताव को मूल्यांकन के लिए भारत सरकार की एक कंपनी है, ध्यान रखना, भारत सरकार की के उपक्रम ऐसा मैकॉन लिमिटेड को नियुक्त करती है। ठीक है, तो मैकॉन लिमिटेड द्वारा इस कंपनी की क्या की जाती है, जांच की जाती है, इसका मूल्यांकन करवाया जाता है। तो मैकॉन लिमिटेड राज्य सरकार को क्या देती है, अनुमति, जो रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट में कहती है कि इसके लिए पैसों की ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा इसकी जांच करवाई जाती है या इसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो मूल्यांकन करवाया जाता है मैकॉन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार का उपक्रम है, ध्यान रखना, भारत सरकार के उपक्रम मैकॉन लिमिटेड के द्वारा इसके द्वितीय संशोधन का क्या किया जाता है, मूल्यांकन करवाया जाता है। द्वितीय संशोधन की लागत मूल्य अब कितनी हो गई है, तो राजस्थान की जो वर्तमान द्वितीय संशोधन की लागत है वो कितनी बढ़ी है, ध्यान रखना, तो 6,522 करोड़ रुपए। ठीक है, 6,522 करोड़ रुपए बढ़ते हैं। 72,000 जो आपके 937 करोड़ रुपए थे उसमें 6,522 करोड़ रुपए बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए हो जाते हैं। ठीक है, कितने बढ़ते हैं, बढ़ती कितनी है, तो 6,522 करोड़ रुपए। ठीक है, 6,522 करोड़ रुपए बढ़ती है। किसके द्वारा जांच कराई जाती है, तो जांच कराई जाती है आपके मैकॉन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार का उपकरण है। परियोजना में राज्य सरकार की इक्विटी और हिस्सेदारी कितनी है, इक्विटी हिस्सेदारी जो पहले थी, ध्यान रखना, ऋण इक्विटी की बात करें तो ऋण इक्विटी आपके एचपीसीएल का 2:1 है, ध्यान रखना। ऋण इक्विटी कितनी है, तो ऋण इक्विटी है आपकी 2:1। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की ऋण इक्विटी कितनी है, तो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की जो ऋण इक्विटी है वो है 2:1। तो राज्य सरकार की इक्विटी में हिस्सेदारी कितनी है, तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 26% है। ठीक है, 26% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है और आपकी कितनी 74% इसमें एचपीसीएल है। 26% तो आपकी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, ध्यान रखना, 26% आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और आपकी एचपीसीएल कितना है, एचपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल तो ये कितना है 74%। ठीक है, एचपीसीएल आपके 74% है और स्टेट गवर्नमेंट कितनी है, स्टेट गवर्नमेंट आपके 26%। ठीक है, तो राज्य सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी 26% के अनुसार 6,886 करोड़ 6,886 करोड़ राजस्थान की क्या है, इसमें हिस्सेदारी निर्धारित हो गई है। ठीक है, निर्धारित की गई है। तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी, 26% के हिसाब से देखें तो राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी हो गई है 6,886 करोड़। बढ़ी हुई लागत के कारण अतिरिक्त अंश पूंजी 565.24 करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जो लागत बढ़ी है इसमें 565 कितना 24 करोड़ रुपए की क्या जो भुगतान है, जो आपका अंशदान है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आपको मेन जो डाटा है वो याद रखने हैं, कितने कौन कौन सा डाटा है, तो इसके एमओयू को हुआ था ये याद रखना है, कहाँ पर है ये याद रखना है, इसकी क्षमता कितनी है ये याद रखना है, फिर बाद में प्रारंभिक लागत कितनी थी, प्रथम जो संशोधन हुआ था 2 जून 2023 को उसमें लागत कितनी बढ़ेगी, और फिर बाद में जो अंतिम जो लागत है अभी वर्तमान में लागत कितनी है 79,459 करोड़ रुपए। तो द्वितीय संशोधन में जो प्राथमिक संशोधन हुआ था उससे जो द्वितीय संशोधन हुआ था उसमें कितनी बढ़ी थी, उसमें बढ़ी थी आपके 6,522 करोड़ रुपए। ठीक है, 6,522 करोड़ रुपए। और इसमें राज्य सरकार की ओर एचपीसीएल की ऋण इक्विटी कितनी है, तो ऋण इक्विटी है आपके 2:1। और हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की आपकी 26% है और 74% आपकी एचपीसीएल की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो इस नीति को भी आपके संशोधन को मंजूरी कब मिलती है, इसमें जो संशोधन होता है उसको मंजूरी मिलती है आपके 30 दिसंबर को। ठीक है, 30 दिसंबर को इसमें भी इसको भी क्या मिल जाती है, इसी संशोधन को मंजूरी मिल जाती है। तो ये दोनों आपके लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दोनों को आपको याद रखना है। एक तो आपकी स्क्रैपिंग वाहन नीति और दूसरी है रिफाइनरी वाली। अब आती है आपकी ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव जो आपके 2025 है, इसको भी क्या किया जाता है, इस दिन मंजूरी मिलती है। उद्देश्य क्या है, शहरी स्थानीय निकायों और निवेशकों को हरित व टिकाऊ विकास के लिए प्रोत्साहित करना, इसका क्या उद्देश्य है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रही है। प्रावधान निवेशकों को रिप्स 2024 के तहत मिलने वाले ग्रीन इंसेंटिव के अतिरिक्त ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। तो ग्रीन क्रेडिट जो वाउचर होंगे वो मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो ग्रीन क्रेडिट जो वाउचर है वो आपके मिनिमम 5% पर, ध्यान रखना, मिनिमम 5% पर 1 करोड़ रुपये और अधिकतम कितने 10% पर, अधिकतम 10% पर कितने हो सकते हैं 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अधिकतम 10% पर आपके 2.5 करोड़ हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2.5 करोड़ हो सकते हैं। और यह हरित निवेश पर 10% अगर कोई कंपनी लगाती है तो इसमें ग्रीन क्रेडिट जो कितना देना होगा, ग्रीन जो क्रेडिट वाउचर होगा, ग्रीन क्रेडिट वाउचर वो कितना होगा 2.5 करोड़ रुपए होगा। और 5% लगाती है कोई कंपनी तो उसके लिए कितना होगा 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए है और अधिकतम कितना है, अधिकतम है आपके 2.5 करोड़ रुपए। और जो ट्रेडेबल योग्य होंगे, ध्यान रखना, व्यापार करने होंगे, जो आपके इनिशिएटिव जो मिलेंगे, इंसेंटिव्स जो मिलेंगे ग्रीन क्रेडिट में, वो क्या होंगे, व्यापार करने योग्य होंगे, ये भी इस नीति में कहा गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मिनिमम आपके 5% 1 करोड़ रुपए है और अधिकतम कितनी है, अधिकतम आपके 10% या 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, एक और आती है इसमें, और इसमें जो आपके क्या होता है, सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाता है। सेवा नियम
तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती और सेवा नियम 1992 में संशोधन किया जाता है। इसके तहत कहा जाता है कि अब मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पदों पर सैन्य और अर्धसैनिक बल के जो अधिकारी है, अर्धसैनिक बल के जो सैनिक है, क्या अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी इसमें क्या हो सकते हैं, प्रतिनियुक्ति हो सकेगी। ठीक है, तो मार्शल, उप मार्शल और अतिरिक्त मार्शल को जो सेवा संशोधन नियम है 1992 में संशोधन किया जाता है। इसमें अब सैन्य और अर्धसैनिक बल के जितने भी अधिकारी है वो भी इसमें क्या होंगे, पद नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, प्रतिनियुक्ति क्या होंगे, प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे, ये भी इसमें संशोधन किया जाता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य लेखा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2025 के प्रारूप को मंजूरी मिलती है। इससे जो आपके तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो यहाँ पर वापस इंपॉर्टेंट आ जाती है एक आपका SSV है। ठीक है, SSW की बात करें, स्पेशल सिक्योरिटी विंग है कि राज्य विशेष शाखा पर पदस्थापित कार्मिकों का विशेष भत्ता 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया, ये याद रखना है। ठीक है, तो SSW में जो आपका SSW के जो आपकी राज्य विशेष शाखा में पदस्थापित कार्मिकों का विशेष भत्ता है, इसको 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 15% से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 25%। ठीक है, ये प्रभावी कब से है, ये प्रभावी आपके 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है, इसको भी ध्यान रखना। और 7वां वित्त आयोग है, इसकी जो रिपोर्ट है, अगला जो आपका विधानसभा सत्र होगा उसमें क्या की जाएगी, अंतरिम रिपोर्ट है, 7वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट है, उसको जो किसमें प्रस्तुत किया जाएगा, 7वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट है, इसको आपके आगामी विधानसभा सत्र में जो आपके फरवरी में मार्च में होगा उसमें क्या किया जाएगा, उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना। आपके 7वें वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है, अभी 7वें वित्त आयोग के जो आपके अध्यक्ष कौन है, वो है आपके अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके राज्य अरुण चतुर्वेदी। क्या नाम है इनका, अरुण चतुर्वेदी है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, ये ध्यान रखना। और अभी जो 7वें वित्त आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है, ये कब पेश की जाएगी, ये पेश की जाएगी आपके अभी जो आगामी जो विधानसभा सत्र होंगे उसमें पेश की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो रिपोर्ट थी 30 दिसंबर 2025 को जो निर्णय आए थे उसमें देखा गया, उसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो आपको याद रखनी है रिफाइनरी वाली याद रखनी है, और दूसरी आपको कौन सी याद रखनी है, दूसरी आपको याद रखनी है आपकी स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।